वेलकम फ्रेंड्स। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का पेपर। ठीक है, तो हमारा जो इकोनॉमिक्स का पेपर है ये आपका 40 नंबर वाला पार्ट कराने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें हम सेक्शन 1 करा रहे हैं आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। तो आपका जो पेपर है वो 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा, 1 नंबर का। फिर आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका टोटल 80 नंबर का पेपर रहेगा। तो अभी हम इसमें से 40 नंबर का माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जो लोग मौजूदा मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, मतलब ऐसे लोग जो मौजूदा मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें स्वैच्छिक बेरोजगार कहते हैं, आकस्मिक बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार या घर्षण बेरोजगार? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वैच्छिक बेरोजगार। स्वैच्छिक बेरोजगार से तात्पर्य उन व्यक्तियों से होता है जो काम करने के इच्छुक नहीं है, हालांकि काम उपलब्ध होता है लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्वैच्छिक बेरोजगार। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जब स्वायत्त उपभोग 500 करोड़ मतलब 50 करोड़ हो। स्वायत्त उपभोग आपको पता होगा, ऑटोनोमस कंजप्शन। तो स्वायत्त उपभोग 50 करोड़ हो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 हो और आय 800 करोड़ हो, तो बचत का मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे डिटेल लिख लेंगे कि स्वायत्त उपभोग मतलब ये होता है सी बार। ठीक है, तो सी बार आपको 50 दिया हुआ है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी 0.6 दिया हुआ है और आय आपको 800 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बचत निकालना है। ठीक है, तो उपभोग फलन का फॉर्मूला आएंगे माइनस सी बार प्लस बी वाई। तो माइनस सी बार यानी -50 प्लस बी एम पी सी होता है 0.6 ले लेंगे और गुना में वाई का मान 800 ले लेंगे। इसको गुना करने पे 480 आएगा, 50 घटने पे 430 आएगा। अब हमें क्या निकालना था? बचत। तो आय बराबर उपभोग जमा बचत होता है। तो बचत निकालने के लिए आय में से उपभोग को घटा देंगे। तो आय 800 था, 800 में से 430 घटा देंगे तो आपका आंसर 370 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 370 आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न हो जाता है कि व्यापार संतुलन किसका हिस्सा है? ठीक है, यानी जो व्यापार से संतुलन, ठीक है, किसका हिस्सा है? तो ये आपको पता ही है, व्यापार शेष का जो संतुलन होता है ये चालू खाते का हिस्सा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चालू खाता, भुगतान शेष के चालू खाते का हिस्सा है। ठीक है, सी बराबर माइनस का ए प्लस बी वाई दिया हुआ है। प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो छोटा ए है इसको क्या बोलते हैं? अवतरण कहते हैं, इंटरसेप्ट कहा जाता है, अंतराल कहा जाता है या अल्ट्रासेप्ट कहा जाता है? ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, अवतरण कहा जाता है। इसको इंग्लिश में इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी ए को इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुल मांग को कम किया जा सकता है। कुल मांग को कैसे कम किया जा सकता है? इसके ऑप्शन में था ये क्वेश्चन। तो कुल मांग को कैसे कम कर सकते हैं? तो ये सभी, पहला ऑप्शन है ये सभी, या आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके, बैंक दर में वृद्धि करके, सीआरआर में वृद्धि करके। तो जो बच्चे ठीक से पढ़े हैं उन्हें पता है कि ये सारे ही तरीके से मांग को बढ़ाया, मतलब बढ़ी हुई मांग को कम किया जा सकता है। सीआरआर बढ़ा दो, मांग कम हो जाएगा, साख कम हो जाएगा। बैंक दर बढ़ा दो, कम हो जाएगा। और आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने से वो सारे पैसे पब्लिक के जब्त कर लेगा और लोगों की मांग कम कर देगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सारे सही है। ठीक है, बोल रखा है यदि एमपीसी बराबर 0 हो तो गुणक का मूल्य क्या होगा? तो के का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। ठीक है, तो 1/1 माइनस एमपीसी की जगह हम 0 पुट कर लेंगे। तो 1 घटा 0 एक ही रहेगा और 1 से 1 कटेगा तो के का आंसर 1 ही आएगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर एक प्रश्न है यहाँ पे,
एक अल्प रोजगार संतुलन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं वाला छांटना है। पहला है कि कुल मांग कुल आपूर्ति के बराबर होता है। अल्प रोजगार संतुलन में अतिरिक्त उत्पादन मौजूद है। अर्थव्यवस्था में क्षमता होते हुए संसाधनों का पूर्ण और कुशल प्रयोग होता है, और संसाधनों का पूर्ण और कुशल प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन वो चुनना है जो अल्प संतुलन का सही कारण नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ढूंढो थोड़ा सा। ठीक है, तो ढूंढने पे आपको मिलेगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में संसाधनों का पूरी तरह और कुशलता से उपयोग किया जाता है। अगर हम पूरी तरह से उपयोग करते तो अल्प रोजगार पे पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चर स्टॉक चर है? तो पैसों की पूर्ति यानी मनी सप्लाई, आउटपुट, ब्याज और मूल्यह्रास। तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन जो है एक स्टॉक है। तो आपने पढ़ा होगा स्टॉक में। ठीक है, स्टॉक और प्रवाह के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें से स्टॉक आपको छांटना है। तो स्टॉक छांटने पे आपका हो जाएगा ये पैसों की पूर्ति, मनी सप्लाई। तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मनी सप्लाई जो होता है इसे एक समय बिंदु पे मापा जाता है, इसीलिए ये एक स्टॉक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एमपीसी क्या होगा यदि निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में 400 रुपये की वृद्धि होती है? तो हमने पढ़ा होगा के बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, यानी आय में परिवर्तन बटे में निवेश में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं, या गुणक। तो यानी 400 रुपये की वृद्धि हो रही है, जब निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि हुई है, काटने पे 4 आ जाएगा। फिर के का फॉर्मूला 1/MP पढ़ा है हमने, और MP का मान निकालने के लिए के का मान हमें 4 दे रखा है, तो हम 4 ऐसे ले लेंगे, 4 बराबर 1/MP। फिर इसको पलट देंगे तो MP बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है ना, और जब हम 1/4 काटेंगे तो 0.25 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन को दावा भी कहते हैं। पैसों का मूल्य, पहला दावा है कि जैसे पैसों का मूल्य भारत में रुपए के मूल्य से कम है। तो कारण दे रखा है कि लोग सिक्कों को गलाकर धातु को 1 रुपए से अधिक कीमत पर बाजार में बेचेंगे। तो इसमें हमें जवाब देना है पहला ऑप्शन कि ए और बी दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन लगाना है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, उसके लिए बी लगाना है। ए सही है, आर गलत है, सी लगाना है। और ए गलत, आर सही है, तो डी लगाना है। ठीक है, तो आप इसको पढ़कर देखें। तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ये ए वाला गलत है और बी वाला आपका सही, आर वाला आपका सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या ये हो सकती है कि भारत में मुद्रा का मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक है, अन्यथा लोग सिक्के को गलाकर धातु को बाजार में अधिक कीमत पर बेचने लगेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ से, विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन डैश पक्ष में दर्ज होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम ना विदेशी पैसा कहीं जा रहा है, विदेशी मुद्रा जा रहा है, तो जाने को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो ठीक है, तो आपको पढ़ने वाले बच्चे तो आप बता सकते हो पैसों का जाना डेबिट साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यदि दृश्य निर्यात का मूल्य और दृश्य आयात के मूल्य से अधिक है, यानी दृश्य मदों का निर्यात और दृश्य मदों का आयात के मूल्य से अधिक है, तो इसका जो बैलेंस आएगा शेष, वो इनमें से किससे संबंधित होता है? वो व्यापार संतुलन में आता है, या इनमें से कोई नहीं, या चालू खाता भुगतान से इसके चालू खाते का भाग है, या पूंजी खाते का? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, जल्दी से सोचिए और बताइए। तो इसे व्यापार से इसका कहा जाता है। ठीक है, व्यापार के भुगतान से इसका कहा जाता है। ठीक है, व्यापार से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा यहाँ से आता है। ठीक है, 3 नंबर का पूछेगा, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद और वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के बीच किन्हीं दो अंतर का चर्चा करना है।
तो एक होता है स्थिर कीमतों पे जीडीपी, एक होता है चालू कीमतों पे जीडीपी। तो दोनों में आपसे पूछा है कि दोनों में जो अंतर है उसको बताना है, ठीक है? इन्हीं 2 अंतर को बताना है। तो अब पहला अंतर हो जाता है कीमत को लेकर कि चालू कीमतों पर जीडीपी चालू वर्ष की कीमतों पे निकाला जाता है और स्थिर कीमतों पर जीडीपी जो होता है वो आधार वर्ष की कीमतों पे निकाला जाता है। एक तो ये अंतर हो गया। और स्थिर कीमतों पे जीडीपी होता है वो आर्थिक कल्याण का सूचक है और जो चालू कीमतों पर जीडीपी है वो आर्थिक कल्याण का मतलब सूचक नहीं है, ठीक है? तो इतना मुझे पता था। तो एक आर्थिक कल्याण के बारे में बता दिया और एक हो गया कीमत के बारे में बता दिया, ठीक है? तो जब स्थिर कीमतों के स्थिर रहने पर जीडीपी बढ़ती है तो ये आर्थिक कल्याण का अच्छा सूचक है, ठीक है? क्योंकि आर्थिक व वास्तविक कीमतों पर जीडीपी बढ़ती है तो केवल वस्तु और सेवाओं में वृद्धि के कारण ही वृद्धि होती है। लेकिन चालू कीमतों पर जीडीपी बढ़ना वो ठीक नहीं होता, ठीक है? अगला है यहाँ से 11वां प्रश्न है यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है? तो ये अभिकथन है, ये कारण है। अभिकथन में लिखा है कि डर्टी फ्लोटिंग तब होता है जब एक देश अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए विनिमय दर में हेरफेर करता है। फिर कारण लिखा है कि डर्टी फ्लोटिंग तब भी होता है जब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अन्य देशों के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाता है। तो वैसे ही ABCD और 4 ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है तो ए और आर ए की सही व्याख्या करता है तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है तो बी ऑप्शन। ए सही है, ये गलत है तो सी ऑप्शन और ये गलत है वो सही है तो डी ऑप्शन, ठीक है? तो इसका उत्तर आपको सोचना है, ठीक है ना? तो सोचने पे पाओगे कि इसका उत्तर बी आ रहा है, यानी दोनों ही सही है लेकिन ये इसके बारे में सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डर्टी फ्लोटिंग तभी होता है जब एक देश विनिमय दर में हेरफेर करता है और अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने में देने के लिए ही ऐसा करता है। उसके दूसरे देश के आर्थिक हितों को ठेस पहुंचाना हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में होता है, ठीक है? अगला प्रश्न लाया हूं मैं आपके लिए कि भुगतान भुगतान संतुलन खाते के चालू खाते और पूंजी खाते में उनके घटकों के आधार पर भेद कीजिए, ठीक है? तो भुगतान शेष के चालू खाते और पूंजी खाते में उनके घटकों के आधार पर भेद कीजिए। तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। जैसे चालू खाता होता है तो चालू खाते के अंदर एक रेखा वर्ष में एक देश का अन्य देशों के साथ हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के लेन देनों का रिकॉर्ड किया जाता है। उदृश्य मदों का रिकॉर्ड किया जाता है, अदृश्य मदों का रिकॉर्ड किया जाता है, एक पक्षीय हस्तांतरण का रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? इसके अंदर और पूंजी खाते में ना एक वर्ष में एक देश का अन्य देशों के साथ उन लेन देनों का रिकॉर्ड किया जाता है पूंजी खाते में जिससे एक देश की भावी संपत्तियों और दावों में परिवर्तन आता है, ठीक है? इसमें विदेशों से उधार लेना देना शामिल है और इसमें विदेशी निवेश शामिल है, ठीक है? इससे विदेशी मुद्रा के भंडार में बदलाव आता है और भावी दावे वगैरह उत्पन्न होते हैं, ठीक है? तो वस्तु और सेवाओं का लेन देन चालू खाते में आता है और संपत्ति और देयताओं का लेन देन पूंजी खाते में आता है, ठीक है? तो ये हमारा मेन अंतर हो गया, ठीक है? अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन में भी आ रहा है कि विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि के निर्यात पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि यानी विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि हो रही है तो इससे हमारे निर्यात पर प्रभाव की व्याख्या बतानी है, ठीक है? तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। इसके अंदर हम ऐसे लिख देंगे कि जैसे मान लो $1 है, वो पहले 50 था, तो विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ गई यानी अब $1 ये 60 हो गई। तो इससे हमारे निर्यात पे क्या असर पड़ेगा? देखो, अगर भारतीय नजर से सोचें तो $1 50 से 60 हो गया तो भारतीयों के लिए महंगा महंगा हो गया, तो भारतीय लोग विदेशों से अब आयात नहीं करेंगे। लेकिन विदेशियों के लिए चीज़ें सस्ती हो गई, उन्हें पहले के मुकाबले अब ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं भारत से, तो इसीलिए से भारत का निर्यात पे क्या असर पड़ेगा? तो भारत का निर्यात बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में हम लिख देंगे, ठीक है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति क्या है? सरकार की आय व्यय नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। अधिमांग और कमी को ठीक करने के लिए व्यय और आय के संबंध में क्या संभावित राजकोषीय नीति उपाय किए जा सकते हैं? यानी अगर अधिक मांग या न्यून मांग हो जाता है तो हमारी जो सरकार है उसको राजकोषीय नीतियों से कैसे हल कर सकती है, ठीक है?
तो राजकोषीय नीति में बता रहा था कि जैसे सरकार की राजस्व और व्यय नीतियों को राजकोषीय नीति कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था में स्फीति कार्य अंतराल और अपस्फीतीय कार्य अंतराल को ठीक करने के लिए जो सरकार है राजकोषीय नीति अपनाती है। तो अब मान लो अधिमांग चल रहा है, तो अधिमांग को ठीक करने के लिए राजकोषीय उपाय क्या होता है कि जो सरकार होता है अपने सार्वजनिक खर्चे या जनता को चलाने और रक्षा पर जो सरकार खर्च करती है उसमें कमी कर देगी, ठीक है। और स्थानांतरण भुगतान और सब्सिडी वगैरह कम देने लगेगी, मतलब फ्री के जो भुगतान करती है सरकार वो, और आर्थिक सहायता कम कर देगी और लोगों की परियोज्य आय कम करने के लिए टैक्स में वृद्धि कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से अधिमांग को ठीक कर लेगी, ठीक है। ऐसे ही इसका उल्टा भी बता सकते हैं कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए ये करेगी, ठीक है। फिर एक और प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाएं। तो न्यून मांग को ठीक करने के लिए आप बताइए कि खुले बाजार की क्रियाओं में सरकार क्या करती है। सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में खरीदती है, बेचती है। तो क्योंकि बाजार में न्यून मांग है तो अब सरकार जो है बेचेगी नहीं बल्कि खरीद लेती है। और बैंक दर के बारे में भी बताना है कि जब न्यून मांग चल रहा हो तो हमारा जो सरकार है वो बैंक दर को क्या करती है। तो न्यून न्यून मांग है यानी लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सरकार इस केस में बैंक दर को कम कर देती है, जिससे साख की दर कम हो जाती है, लोन सस्ता हो जाता है और लोग जो है अधिक से अधिक वो साख की मांग करेंगे। इससे जो न्यून मांग है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। 15वां प्रश्न है, समझाइए कि निम्नलिखित किस प्रकार साख निर्माण को नियंत्रित करने में मदद करता है। मतलब साख निर्माण को नियंत्रित करने में कैसे मदद करता है। ये ऑपरेशन मार्केट ऑपरेशन, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाओं के बारे में बताना है और ऋणों की मार्जिन आवश्यकता के बारे में बताना है, यानी ऋणों की सीमांत आवश्यकता है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अ, इसके अंदर ये कह सकते हैं कि जो सरकार होती है ना वो जनता को जब ऋण देती है तो जनता से कुछ वो जमानत रखती है, उसी को सीमांत आवश्यकता कहते हैं। अब मान लो जनता ने 5 लाख का लोन चाहिए तो वो अपने 15 लाख के कागज लाती है और 5 लाख का लोन ले जाती है, तो 10 लाख रुपए जो बैंक जब्त कर लेती है वो 10 लाख रुपए ही मार्जिन आवश्यकता है। तो न्यून मांग की स्थिति में इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, जैसे अभी 15 लाख के 5 ही लाख लोन दिया तो 10 लाख जब्त कर लिया। तो अधिक मांग और न्यून मांग की स्थिति में इसी में चेंज किया जाता है। अब मान लो न्यून मांग है तो न्यून मांग में इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, मतलब कम कर देंगे। कैसे कम कर देंगे, अभी अभी मान लो 5 लाख लोन दे रहे हैं, 15 लाख ला के 5 ही लाख दे रहे हैं, 10 लाख जब्त कर रहे हैं। तो न्यून मांग की स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये जो गैप 10 है इसको कम कर देंगे, इसको 9 कर देंगे, यानी पब्लिक को 6 लाख का ऋण दे देंगे। तो इसी को बोलते हैं ऋणों की मार्जिन आवश्यकता, ठीक है। उसके बाद हमारे को यहाँ से मिल जाता है, चर्चा करें कि केंद्रीय बैंक एक अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण की भूमिका कैसे निभाता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। सरकार जो है, अब आपने पढ़ा होगा इसके बारे में डिटेल से, तो आप इसके बारे में अपना डिटेल से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित आंकड़ों से कारक लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य की गणना कीजिए। हमें कारक लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, उत्पाद का मूल्य है 800, मध्यवर्ती भोग है 200, अप्रत्यक्ष कर है 30, मूल्यह्रास है 20, सब्सिडी है 50 और मशीनों की खरीद भी है 50। तो आपको क्या निकालना है, कारक लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य। तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो इसको करने के लिए पहले आपको उत्पादन विधि निकालना होगा। तो मैं यही कर देता हूँ, उत्पादन विधि निकालना होगा। उत्पादन विधि का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है आपका उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती भोग का मूल्य। तो आपको उत्पाद का मूल्य मिल जाता है 800, तो आप 800 ले लेंगे, घटा देंगे मध्यवर्ती भोग का मूल्य ये दे रखा है 200, तो ये घटाने से आपको 600 पता चल गया उत्पादन विधि है। आपको निकालना क्या है, कारक लागत पर शुद्ध वर्धित मूल्य। और उत्पादन विधि का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है। अब इसको निकालना है, ये कारक है और ये क्या है, बाजार है। तो हम ना इस कारक को निकालने के लिए बाजार में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ढूंढेंगे और घटाएंगे। अगर वो नहीं दिया हो तो अप्रत्यक्ष कर जोड़कर आर्थिक सहायता घटा देंगे। तो अप्रत्यक्ष कर आपको यहाँ पे मिला है 30, इसमें से आप आर्थिक सहायता यानी ये रहा सब्सिडी, इसमें से आप 50 घटा देंगे।
तो 30 में से 50 गया, घटा 20 और घटा-घटा जमा हो जाएगा, तो ये जमा का 20 आएगा। तो ऊपर 600 आंसर आया था, उसमें हम 20 जोड़ देंगे, तो 620 हो गया। उसके बाद हमारा अगला है कि यहाँ शुद्ध लिखा है और यहाँ सकल लिखा है, तो हम शुद्ध निकालने के लिए सकल में से मूल्यह्रास घटा देंगे। तो यहाँ पे मूल्यह्रास घटाएंगे, जो कि मूल्यह्रास हमें 20 दिया है, तो हम यहाँ पे 20 घटा देंगे। फिर यहाँ पे वर्धित मूल्य है और ये घरेलू है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों घरेलू ही होते हैं, तो बस इतना ही कर देंगे। 600 में से ये 20-20 कट जाएगा, तो यानी 600 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 6 नंबर का था, 6 में से ये 3 नंबर का पार्ट हो गया। बाकी 3 नंबर के लिए आपको बी पार्ट भी करना होगा। इसमें लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ज्ञात करो और कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करो। तो ये बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय दिया हुआ है 1400, विदेशों से शुद्ध साधन आय मानक 20, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1300, अचल पूंजी का भोग 100 और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज 18। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का आंसर आपका 200 आएगा, और ये जो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है इसका आंसर आपका 1220 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 1220 आएगा, आप करेंगे, और इसका आंसर आपका 200 आएगा। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसे प्रश्न 1 और 2 या प्रश्न 2, 3 व 4 के उत्तर दो। या तो ये पहला दूसरा का उत्तर देना है या तीसरा चौथा का, ऐसे कह दिया है। तो पहला प्रश्न ऐसे, निम्न प्राप्तियों को राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में वर्गीकृत करो और कारण भी दो। हमें ऋणों की वसूली के बारे में बताना है कि ऋणों की वसूली एक राजस्व प्राप्ति है या पूंजी प्राप्ति है। तो आपको पता होगा ऋणों की वसूली जो है एक पूंजीगत प्राप्ति है। इसे पूंजीगत प्राप्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे सरकार की वित्तीय परिसंपत्ति में गिरावट आता है, और क्योंकि सरकार की पूंजीगत प्राप्ति में गिरावट आता है इसीलिए ये पूंजीगत प्राप्ति है। दूसरा है ऋणों पर प्राप्त ब्याज, मतलब कहीं पे हमने लोन दिया था, वहां से हमें पैसा आ रहा है, तो इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। तो ये आपकी राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि ये सरकार की कोई संपत्ति कम नहीं करती और ये देयता उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में कोई अंतर बताना है आपको। 6 नंबर का प्रश्न है ये, तो उसमें से 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में अंतर आपको आता ही होगा। ठीक है, इसको क्या बताएं। प्रत्यक्ष कर वो कर है जो व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है और व्यक्ति इसको टाल नहीं सकता है दूसरे पर, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर यानी। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर वो होता है जिसका भुगतान उपभोक्ता, मतलब जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है वो उसको दूसरे व्यक्ति पे टालने में सफल हो जाता है, जैसे वस्तु और सेवा पे लगने वाला कर। अगला है निम्नलिखित सरकारी व्यय को राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति में वर्गीकृत करो, कारण बताओ। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से पैसा आना ये पूंजीगत प्राप्ति है, कारण आप जानते हैं। और जनता से उधार लेना, ठीक है, तो जनता से उधार लेना भी आपकी पूंजीगत प्राप्ति है, तो दोनों ही आपका पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, जनता से उधार लेके आते हैं तो क्योंकि उधार से देयता उत्पन्न होती है, तो इसीलिए पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है सरकार द्वारा प्राप्त आयकर, सरकार को मतलब इनकम टैक्स मिल रहा है, सॉरी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभ हो रहा है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों से लाभ हो रहा है तो क्या होगा, ये राजस्व प्राप्ति होगा। ठीक है, क्योंकि इससे ना तो देयता उत्पन्न होती है ना संपत्ति कम होती है। अगला है सरकार द्वारा प्राप्त आयकर, सरकार लोगों से इनकम टैक्स ले रही है तो ये राजस्व प्राप्ति है। ठीक है, तो इतना आप आगे होगा समझ में। अगला है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा का अर्थ बताइए। तो राजस्व घाटा, जब सरकार के राजस्व प्राप्तियां उसके राजस्व व्यय से कम हो जाती हैं तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। और ऐसे ही राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा, जब बजट में राजकोषीय घाटा, तो मैं इसका उत्तर अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा मेमोरी भर गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका उत्तर आप खुद ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारा सैम्पल पेपर था और ये पहला पार्ट था। ठीक है, हम दूसरा पार्ट भी जल्दी ही बना देंगे। ठीक है।